सोचिए क्या होता है जब कोई जिस कंपनी को बनाता है वही कंपनी उसे बाहर का रास्ता दिखा दे। अश्नीर ग्रोवर की किताब दोगलापन ठीक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। तो चलिए उनकी कहानी के जरिए भारत पे के अंदर हुए उस बेहद नाटकीय टकराव को समझते हैं। अब देखिए, ये कहानी ना इसकी शुरुआत शुरू से नहीं होती। ये शुरू होती है सीधे क्लाइमैक्स से, एक बोर्डरूम की जंग, जहां एक फाउंडर को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाला जा रहा था। तो बात है 25 जनवरी 2022 की। अश्नीर ग्रोवर के लिए ये दिन काम पर लौटने की तैयारी का था। शाम 4 बजे वो बोर्ड को ईमेल करते हैं कि 1 फरवरी से वो वापस आ रहे हैं, लेकिन 4:45 बजे के करीब उन्हें एक अर्जेंट नोटिस मिलता है। रात 8 बजे एक बोर्ड मीटिंग है और उस मीटिंग में जो हुआ उसने उनकी बनाई कंपनी में ही उनके भविष्य पर, कह सकते हैं, एक मुहर लगा दी। और उस मीटिंग में चेयरमैन रजनीश कुमार ने उनसे कहा, आप अब कॉल से हट सकते हैं क्योंकि हमें प्रस्ताव पर वोटिंग करनी है। बस ये थे वो आखिरी शब्द जो अश्नीर ने सुने। इसके ठीक बाद उन्हें अपनी ही कंपनी की मीटिंग से निकाल दिया गया और फिर बोर्ड ने एक मत होकर उन्हें छुट्टी पर भेजने का फैसला कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि $3 अरब की कंपनी का फाउंडर कुछ ही घंटों में बाहर कैसे हो गया? इस क्लाइमैक्स को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में, रिफ्यूजी कॉलोनी से आईआईटी तक के सफर पर। यह सफर दशकों पहले शुरू होता है, जिसे आकार दिया उनके परिवार के इतिहास और जबरदस्त एम्बिशंस ने। एक बात थी जो उन्हें हमेशा चुपती रही, एक ताना, लड़का तो रिफ्यूजी है। ये शब्द थे उनके होने वाले ससुराल वालों के, जो उनके परिवार की औकात या कह लें कि स्टेटस पर सवाल उठा रहे थे। और इसकी जड़ें जुड़ी थीं उस इतिहास से जब बंटवारे के बाद उनके दादा दादी अपना सब कुछ खोकर दिल्ली आए थे। मालवीय नगर की एक रिफ्यूजी कॉलोनी में 200 गज का प्लॉट। परिवार का मानना था कि भाई सब कुछ अपनी काबिलियत पर ही करना है, और अश्नीर ने यही किया। वो अपने स्कूल बैच में आईआईटी पहुंचने वाले पहले स्टूडेंट बने। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की, फिर फ्रांस में एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी किया और उसके बाद सीधा आईआईएम अहमदाबाद। मतलब पढ़ाई वो रास्ता थी जिस पर चलकर वो अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बना रहे थे। तो आईआईटी और आईआईएम जैसी टॉप डिग्रियों के साथ अब बारी थी कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखने की, और उन्होंने एंट्री मारी फाइनेंस की हाई स्टेक्स दुनिया में। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वो बहुत जल्दी टफ डील वाला बंदा के नाम से जाने जाने लगे। और इसका सबूत, अपने दूसरे ही साल में उन्हें बोनस मिला 32 लाख रुपए का। इस रकम का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ 4 साल पहले उनके पूरे परिवार के घर की कीमत इतनी ही थी। तो कोटक में 7 साल एक हाई प्रेशर, जिसे वो लाला कंपनी कल्चर कहते हैं, उसमें बिताने के बाद उन्होंने एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखा, अमेरिकन एक्सप्रेस। यहाँ का माहौल एकदम उल्टा था, शांत, स्थिर, जिसे वो मजाक में अमेरिकन सरकार की नौकरी कहते थे। पर ये जो सरकारी नौकरी वाली स्टेबिलिटी थी ना, वो उनकी आखिरी मंजिल नहीं थी। अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था वो अब काटने लगा था। और फिर एक ऑफर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके आईआईटी बैचमेट अल्बिंदर ढींसा ने उन्हें ग्रोफर्स नाम के एक नए नवेले स्टार्टअप में सीएफओ बनने का ऑफर दिया। सैलरी 80 लाख रुपए सालाना एमएक्स में, और ग्रोफर्स का ऑफर 40 लाख रुपए सालाना, साथ में कुछ ईसॉप्स, मतलब सीधी सीधी 50% की सैलरी कट। उनके एमएक्स के बॉस संजय ऋषि को तो ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि भाई एमएक्स की इतनी स्टेबल नौकरी छोड़कर एक ऐसी कंपनी के लिए जाना जिसका ऑफिस एक छोटा सा वेयरहाउस है, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं लगी उन्हें। लेकिन ग्रोवर को अपनी गट फीलिंग पर पूरा भरोसा था, और उन्होंने कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को छोड़कर स्टार्टअप्स की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली दुनिया में छलांग लगा ही दी। तो अब कहानी घूमकर वापस वहीं आती है, उस टकराव पर और उनकी किताब के टाइटल दोगलापन पर। आखिर ये है क्या? देखिए, दोगलापन शब्द तो शार्क टैंक इंडिया के बाद उनकी पहचान ही बन गया। इसका सीधा सा मतलब है पाखंड, हिपोक्रेसी या दोहरे मापदंड। और अपनी किताब में वो इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस बर्ताव को बताने के लिए जो उनके मुताबिक उनके साथ किया गया। अपनी किताब के प्रोलॉग को वो इन शब्दों के साथ खत्म करते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये एक तरह का सिग्नल है कि उनकी तरफ से ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।